हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और लोग परेशान हैं, यह तो सब बेच दें या खरीदें तो क्या खरीदें। इसमें देखो, सबसे सिंपल सा एक बड़ा प्यारा सा तरीका होता है कि सोचो कोई स्मॉल कैप की कंपनी है जो अपने ग्रोथ के लिए पहले कर्जा ले रखी थी और कर्जा लेके धंधा पानी को बढ़ा रही थी, बराबर है। तो नॉर्मली डाउट या रिस्क क्या आता है कि अरे भैया कर छोटी कंपनी है, कर्जा चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। लेकिन वो कंपनी अगर अपने कर्जा को भी चुकाए और धंधा को भी आगे बढ़ाए और धीरे धीरे कर्ज को नील कर दे, तो आप क्या बोलोगे? प्रमोटर को सैल्यूट करोगे ना कि अरे वाह, ये प्रमोटर के पास विजन है, तभी कर्जा भी लिया, धंधे को भी बढ़ाया, कर्जे को भी चुका दिया और अब स्मूथ लेवल पर आ चुका है। सही। तो हम दो ऐसी कंपनी से आज दोस्ती कराएंगे जिन्होंने बिल्कुल यही किया है। तो रेडी हो जाइए इस बेहतरीन जर्नी के लिए, लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, कोई कंजूसी मत कीजिए, ठीक है? तभी तो सीखेंगे और कमाएंगे। तो पहली कंपनी है अंबिका कॉटन। 1988 में अंबिका कॉटन मिल नाम से शुरू हुई थी। कॉटन यान का मैन्युफैक्चर और सेल करती है, ठीक है ना। ACML प्रीमियर क्वालिटी कॉम्पैक्ट एलिट वेस्ट कॉटन यान का मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है, जो हॉजरी और वीविंग के लिए यूज होता है। कंपनी इंपोर्टेड और इंजीनियस कॉटन को ऑप्टिमली ब्लेंड करके प्रीमियम क्वालिटी कॉम्पैक्ट यान बनाती है, जो ज्यादातर फाइनर सेटिंग रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है। और कंपनी कॉटन यान के स्पिनिंग मेनली फाइनर कॉटन रेंज 60S 100S में काम करती है, यानी प्रीमियम वाला काम करती है। देसी भाषा में बता दे तो कंपनी एक स्मॉल साइज कंपनी है और इसका मार्केट कैप अभी भी लगभग 1000 करोड़ का है और प्रमोटर की होल्डिंग 50.17% है, जो पिछले 3 साल से चेंज नहीं हुई। यानी प्रमोटर विश्वास के साथ माल को पकड़ के बेचा है, ऊपर नीचे नहीं किया, बढ़ाया भी नहीं है। अब बेचारा बढ़ाता कैसे जब वो कर्ज को ही लगा पड़ा था, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला, ठीक है। बट कंपनी का मार्केट साइज बड़ा नहीं हुआ है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, साफ बता देता हूं। मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि क्या होता है, कई बार वीडियो बनी और लोग कहते हैं अरे वाह, अग्रवाल जी ने बाय दे दिया। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है बाय सेल देने में, खुली बात, ठीक है। अब यहां पर हम इसके प्रोडक्ट वाइज में आते हैं तो कॉटन यान पे 58.6% का, नीटेड फैब्रिक्स में 28% का, वेस्टेड कॉटन में 10.7% का। लोकेशन वाइज आ जाएं तो इंडिया से 33.5% और एशिया में जो इंडिया को हटा दें तो 56.9% और अफ्रीका यूरोप से भी काम हो रहा है। यानी इंडिया में भी काम कर रहे हैं, एशिया में भी काम कर रहे हैं, थोड़ा यूरोप थोड़ा अफ्रीका में काम कर रहे हैं। तो एक छोटी कंपनी इस तरीके से काम करे, यानी एक अच्छी बात है। फिर से अब स्ट्रेंथ क्या है, तो प्रोमोटर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया था कि प्रोमोटर के 30 सालों से ज्यादा का भैया इस धंधे का एक्सपीरियंस है और कंपनी इसी वजह से मार्केट में होल्ड और पोजीशन बना रखी है प्रीमियम कॉटन यान मैन्युफैक्चर के रूप में, और ग्लोबल भी रेपुटेशन है, तभी तो काम कर रही है। और सबसे प्यारी बात क्या है, जो सप्लायर है उनके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, कस्टमर के साथ एक लॉन्ग रिलेशनशिप है। कंपनी के पास अब जीरो डेट है, जो क्या करेगा, प्रॉफिट को इंप्रूव करेगा। क्योंकि कर्ज होने पे क्या होता है, अगर प्रॉफिट आ भी रहा है तो वो पैसा इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। तो अब वो पैसा क्या होगा, जो कंपनी पे पहले कर्ज था वो पैसा इंटरेस्ट में ना जाएगा, बल्कि वो पैसा कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट का अब कोई बर्डन नहीं है। तो कमजोरी क्या है, तो कॉटन एक की रॉ मटेरियल हो गया, कंपनी के टर्नओवर का बड़ा हिस्सा हो गया ना, क्योंकि उसी से सारा काम हो रहा है। तो कॉटन के प्राइस बहुत वोलाटाइल होते हैं, बहुत ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ये मॉनसून पे डिपेंड करता है। साथ ही इंटरनेशनल डिमांड भी प्राइस को काफी फ्लक्चुएट कराती है और इसकी एबिलिटी और प्राइस में वोलेटिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन को बहुत रिफ्लेक्ट करता है, पूरा ऊपर नीचे, जिससे फिस्कल 2024 के पहले 9 महीने में रॉ मटेरियल प्राइस मूवमेंट के कारण मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। तो ये इस कंपनी नहीं, मोस्टली कंपनी के साथ होता है। और जब हम टेक्सटाइल कंपनी का R&D करते हैं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर ये चीज देखना इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पसंद है तो अपने नोटबुक में ये नोट कर लें कि जब भी किसी टेक्सटाइल कंपनी की R&D कर रहे हो तो वहां पर ये पॉइंट बहुत देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आपको कभी दिखा कि अरे ये कम हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो आपको समझना चाहिए कि वहां पर मुझे कॉटन के प्राइस पर नजर डालना है कि क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट के टर्नओवर का लगभग 60 to 70% हिस्सा एक्सपोर्ट में है। तो फॉरेक्स की भी वोलेटिलिटी, करेंसी का मजबूत होना कमजोर होना इंपॉर्टेंट है। और कंपनी पिछले 5 साल में सिर्फ 5.73% CAGR के सेल ग्रोथ दिखाया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना। इतना भी सेल लाने के लिए कर्ज लेकर काम कर रही थी, बराबर है, बट फिर भी इन्होंने अपने कर्ज को खत्म कर लिया। यानी अब आगे आने वाले क्वार्टर बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले,
देखो मैंने क्यों कहा था कि हम बाय सेल नहीं देते और सिखाते हैं अब इससे लर्निंग लो कि अब इन पॉइंट से कंपनी ने कर्ज लेकर खुद को स्टेबल किया, सब कुछ किया, अब डेट फ्री होने के बाद आगे क्वार्टर कैसे कर पाती है। दिस विल हेल्प अ लॉट टू अंडरस्टैंडिंग द कंपनी, जहां पे हमें एक विजन मिलेगा। दिस इज द पार्ट। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और मेरी तरह सीखना चाहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ, तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस खरीद सकते हैं। और भैया वो वीडियो में अवेलेबल है, 15% का डिस्काउंट है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, आप खुद से अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टॉक पी क्या हो गया 15.4, इंडस्ट्री पी क्या हो गया 27.4, यानी क्या हो गया अंडर वैल्यू तो है। आरओसी आरओई क्या है 15% के ऊपर माना जाता है, बट ये 11 और 6.90 का है, ठीक है। प्लेज है नहीं, ठीक है। पीजी रेशियो -8.72% है, कंपनी पे कर्ज है नहीं। अब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चलते हैं, प्रॉफिट लॉस पे। अब नेट प्रॉफिट देखो 2013 से हम 2024 तक खड़े हैं। अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो मोटा मोटा ये 50 करोड़ के लमसम में ये लेकर चल रहे थे 2021 तक, समझना, ठीक है। उसके बाद 2022 में इनका धंधा सडनली बूस्ट हुआ, बट 2023 में गिरा है और 2024 में भी गिरा है। तो ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर डेफिनेटली जो कहानी मैंने आपको बताई कॉटन यान की, प्राइस की, कॉटन की, उसका बड़ा इंपैक्ट आया है। बट आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अब ये कर्ज फ्री खड़ी है, ये खुद को कैसे करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ओपीएम परसेंटेज 20% के पास मेंटेन होता था, जो घट के 13% के पास आ चुका है, राइट है। तो ये इसको कैसे इंप्रूव करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने का। और शायद अगर ये चीज देखो तो यहां पर शायद डीआईआई यही देख रहा है, जिनका इंटरेस्ट अभी तक कहीं नहीं था, बट उन्होंने 1.18% की होल्डिंग को किया है। और मुझे ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अब आप समझो कि कैसे किसी स्टॉक को लिया जाता है अपनी नजरिए पे, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बीच में आप देखो कि एक बार स्पाइक भी आया था और फिर वापस गिरा भी है और थोड़ा बढ़ा भी, तो वोलेटिलिटी चल रही है। अब इसके बाद दूसरे पे आते हैं बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, ठीक है। एबीएस रेजिन, एईएस रेजिन, एएसए रेजिन, सेन रेजिन, इनके अलॉय को दूसरे प्लास्टिक के साथ मिलाकर इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चर और सेल करती है, ठीक है। इसके कस्टमर में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनी, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक, हेल्थ केयर और किचनवेयर के बिजनेस जैसी कंपनी हो गई। कंपनी एबीएस और एसएएन रेजिन का मैन्युफैक्चर करती है। एबीएस का यूज लाइट वेट, रिजिड और मोल्डेड प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है, जैसे पाइप्स, ऑटोमोटिव बॉडी पार्ट, व्हील कवर, इंक्लोजर, प्रोटेक्टिव हेडगियर जैसी चीजों में। और सेन रेजिन काफी वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री और कमर्शियल एप्लीकेशन में, लैंप, इंस्ट्रूमेंट, प्रिंटर, कैलकुलेटर, ठीक है। और सेन रेजिन काफी कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी यूज होते हैं, जैसे टूथब्रश, मेकअप ब्रश में यूज होते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 3,769 करोड़ का और प्रमोटर होल्डिंग 57.48% है। अब यहाँ पे इनका मेन क्या हो गया, एबीएस का धंधा हो गया 93.4% का और सेन 1.3%, यानी मोटा मोटा जो एबीएस है, जो आपने देखा पाइप, ऑटोमोटिव पार्ट, इसमें इनका धंधा है। तो कंपनी क्या करती है, बहुत बार होता है हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बट ये देखना इंपॉर्टेंट हुआ कहां से मोटा कर रहे हो। इंडिया से सिर्फ धंधा है, विदेश से कोई धंधा नहीं। तो मजबूती क्या है, कंपनी के पास जीरो डेट है, जो अब प्रॉफिट को इंप्रूव करेगा। मैंने बताया ना, इंटरेस्ट का झंझट खत्म। कंपनी पिछले 10 साल से लगातार बेटर आरओई निकाल रही है और ये रेशियो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के फंड का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है और उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। इनका आरओई 27% है, पहली कंपनी का कम था, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 57.48% है, जो पहले था 56.71%, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, कर्ज भी घटाया, होल्डिंग भी बढ़ाई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यानी प्रमोटर का विजन है अपने बिजनेस पे, उसको विश्वास है मैं क्या कर रहा हूं। तो कमजोरी क्या है, पिछले 5 सालों में जो सेल ग्रोथ है वो सिर्फ 2.05% है। सेल ग्रोथ तो होना चाहिए, धंधा माल बिकेगा तभी तो आएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 साल यानी 2023-24 में कंपनी का ओपीएम परसेंट 13%, 17% था। उससे पहले 2022 में 33%, 2020 में 8%, मतलब ये वोलाटाइल हो रहे हैं। बट यहाँ पे एक और एड ऑन कर देता हूँ, जितनी छोटी कंपनियां होती है उनके साथ ये समस्या होती है, क्योंकि वो इंटरनली बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें प्रमोटर का विजन बार बार इंपॉर्टेंट आता है कि वो हर समस्या को जूझते हुए आगे बढ़ता है एक बड़ी कंपनी बनाने की तरफ। अब क्योंकि इसके की रॉ मटेरियल हैं, जो नाम आपको दिख रहे हैं, इंपोर्ट पर डिपेंड है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को मंगाना पड़ता है, ठीक है। और इसके कारण बड़ा ही
रिस्क रहता है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी पैसा, क्योंकि मंगाना पड़ता है तो पैसा बाहर जाएगा, तो एक्सचेंज का, करेंसी का फर्क पड़ता है। इंडस्ट्री भी 20.8, इनका भी तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है। आरओसी बहुत सही, आरओई सही, क्योंकि 15% के ऊपर सही माना जाता है। कर्ज तो है ही नहीं। अब इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट देखोगे बढ़ता बढ़ता बढ़ता, यहाँ पे देखो आप 2022 तक कितना खतरनाक बढ़ा है। और फिर क्या हुआ, और 2022 तक नहीं, कोविड के बाद सडनली सुपर जंप है, उसके बाद वापस गिरा 2023 में और वापस बढ़ा। तो ये बड़ा वोलाटाइल है। छोटी कंपनियों के, हर कंपनी के साथ ये मामला होता है। वहीं पर इन्वेस्टर में नजर जाओगे तो डीआई ने बहुत मामूली सी पोजीशन बढ़ाई है, बट एटलीस्ट बढ़ाई है, नजर डाला है। और एफआईआई की भी पोजीशन थी 2% तक की, बट उन्होंने अपनी पोजीशन को घटाई है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोमोटर 56.45% से बढ़ते बढ़ते 57.48% पे आ गए, यानी थोड़ी थोड़ी होल्डिंग, वो अपनी छोटी कंपनी है तो उनके पास अपना पैसा होगा, तो उस तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये वो नजरिया होता है दोस्त, जहां पे कंपनी कैसे कर रही है, किस तरीके से निकलने की कोशिश कर रही है, वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देखो प्राइस की वोलेटिलिटी देखो चार्ट पे कितना ज्यादा है। तो छोटी कंपनियों के साथ ऐसा होता है, बट आगे आने वाले क्वार्टर बड़े देखने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये किस तरीके से करे, क्योंकि आपको पता ही है क्वार्टरली रिजल्ट सबके खराब आए। तो वहां पर अब ये लोग कैसे क्या करते हैं, तो दीज आर द थिंग जहां पे मुझे लगता है कि मार्केट की गिरावट में ऐसे अंडर वैल्यू शेयर, कहाँ पे कर्ज कम हो रहा है, कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या, क्योंकि आप लोग को भी छोटी कंपनी चाहिए होती है, तो छोटी कंपनी को आप कैसे सर्च करोगे। तो ये सारे पैरामीटर होते हैं जिसको नजर रखोगे तो बहुत सीख सकोगे और कमा सकोगे। बट कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देखकर कभी भी किसी की वीडियो को मत जज करो, वरना सिर्फ नुकसान होगा। और वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।